नमस्कार मित्रों, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपको कुछ जरूरी सिलेबस के विषय में बताएंगे, द्विघात समीकरण के विषय में बताएंगे। जो लोग ध्यान नहीं देते हैं द्विघात समीकरण क्या है, पहले ये मूलभूत जानकारी होनी चाहिए आपको। तो द्विघात समीकरण के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि ax² + bx + c के रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? ax² + bx + c = 0 के रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। परंतु ध्यान ये रहे कि यहाँ x² का गुणांक जो कि a है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x² का गुणांक ही 0 हो गया तो x² वाला पद ही नहीं बचेगा आपका। तो आप ध्यान देंगे कि ax² + bx + c = 0 के रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। और ax² + bx + c को द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहा जाता है। ax² + bx + c = 0 को द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि ax² + bx + c = 0 के रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। परंतु a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद यदि द्विघात समीकरण में, यदि समीकरण में केवल द्विघात का पद हो, एक घात का पद ना हो, मतलब x वाला पद ना हो, केवल x² वाला पद हो, तो एक घात का पद ना हो तो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहा जाता है। जैसे x² - 49 = 0, इसमें x² वाला पद है और अचर पद है, बीच में x वाला पद नहीं है, तो इस प्रकार के समीकरण को हम कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। इसमें x² - 49 = 0, ये एक हो गया, और दूसरा है x² - 4 = 0, इनको कहा जाता है शुद्ध द्विघात समीकरण। तीसरे पॉइंट पे आएंगे, यदि समीकरण में द्विघात तथा एक घात दोनों के पद हों, यदि समीकरण में द्विघात तथा एक घात दोनों के पद हों तो उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्र द्विघात समीकरण कहा जाता है। आप लोग एक बार बोलिए। हाँ, मिश्र द्विघात समीकरण कहा जाता है। जैसे x² + 6x + 8 = 0, x² + 9x + 18 = 0, x² + 5x + 6 = 0, ये सभी क्या है? मिश्र द्विघात समीकरण है। या x² + 11x + 24 = 0, इस टाइप के जितने भी समीकरण है ये सब क्या है? ये है मिश्र द्विघात समीकरण। तो आपको फिर से एक बार बता दें कि यदि समीकरण में द्विघात तथा एक घात, अब देखिए इसमें द्विघात का भी पद है, एक घात का भी पद है, तो जिसमें द्विघात तथा एक घात अर्थात x² और x दोनों के पद हों तो उसे कहा जाता है मिश्र द्विघात समीकरण। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, अज्ञात चर, जो आपका अज्ञात चर है, इसमें जैसे अज्ञात चर x है, तो अज्ञात चर x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण के मूल कहलाते हैं। अज्ञात चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करें वो समीकरण के मूल कहलाते हैं। और द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के द्विमूल होते हैं। द्विघात समीकरण जो भी होंगे उनके दो मूल होंगे। अब आपको हम जानकारी दें कि जैसे अगर कह रहा है कि शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात करना, शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, तो ध्यान देंगे जैसे लिखा है x² - 49 = 0, तो आपको लिख देना है x² = 49, x बराबर ±√49 और बराबर आ गया ±7। अब x का एक मान तो आ गया +7 और एक मान आ गया -7। अभी देखिए इसमें दो मूल हो गए पूरा। तो शुद्ध द्विघात के मूल ज्ञात करना एकदम आसान है। जैसे लिखा है 4x² - 25 = 0, तो लिखेंगे 4x² = 25, x² = 25/4, x = ±√25/4।
या प्लस माइनस 5/2। अब x का एक मान तो आ गया 5/2 और दूसरा मान आ गया -5/2। तो आपके दोनों मूल इसमें पता चल गए। x का एक मूल हो गया 5/2 और दूसरा मूल हो गया -5/2। x का मान अर्थात समीकरण का मूल हो गया 5/2 और -5/2। तो ये तो हो गया तुम्हारा शुद्ध द्विघात के मूल ज्ञात करना। इनको तो एकदम आसानी से हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। और अगर मिश्र द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना हो, मिश्र द्विघात समीकरण के, तो उसके ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। मिश्र द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? मिश्र द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां। सबसे पहली विधि है आपकी, इसमें सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि। दूसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य विधि। अच्छा, शुद्ध द्विघात समीकरण का हमने बता ही दिया कि शुद्ध द्विघात समीकरण में एकदम आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। अच्छा, मिश्र द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है? पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य विधि। अब एक एक विधियों के विषय में आपको हम बता दें पहले तो सबसे पहले है, जैसे लिखा है x² + 5x + 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि पे आते हैं। गुणनखंड विधि ही सबसे पहले पढ़ेंगे। लिखा है x² + 5x + 6 = 0। अब ध्यान देंगे, ये जो अंतिम पद होता है, जो चर होता है, अंतिम अचर पद होता है, इसको आपको लाना है, मतलब गुणा करके आपको लाना है 6 और जोड़ के 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनका जोड़ आए 5। इनको गुणा करने पे आए 6 और जोड़ने पे आए 5। तो ये ध्यान देंगे, यहां लिखेंगे x² + 3 + 2। 3 और 2 जोड़ेंगे 5 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। x और +6 = 0। तो ये हो गया x² + 3x + 2x + 6 = 0। x ले लेंगे, इसमें कॉमन तो आ जाएगा x + 3 और +2 ले लेंगे कॉमन तो आ जाएगा x + 3 = 0। एक ब्रैकेट में आ गया x + 3, एक ब्रैकेट में आ गया x + 2 = 0। अब क्या करेंगे, आपको इस समीकरण का गुणनखंड के रूप में 2 पद प्राप्त हो गया। गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यदि x + 3 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3। और दूसरी बार लिखेंगे, यदि x + 2 = 0 तो x बराबर क्या प्राप्त होगा? -2। तो आपको x के दोनों मान मिल गए हैं, अर्थात समीकरण के दोनों मूल मिल गए हैं, -3, -2। ये है आपकी गुणनखंड विधि। ये है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि इसी को हम कहते हैं। गुणनखंड विधि से ये समीकरण हल किया गया है। x² + 5x + 6 = 0। अब आपको गुणा करके 2 ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पे आए 6 और जोड़ने पे आए 5। तो 3, 2, 5 और 3 दूना 6। x² + 3x + 2x + 6 = 0। x ले लेंगे कॉमन तो आ जाएगा x + 3 और +2 ले लेंगे कॉमन तो आ जाएगा x + 3 = 0। ध्यान रहे, गुणनखंड में ये दोनों ब्रैकेट हमेशा बराबर आते हैं। अगर ये कहीं से भी बराबर नहीं आ रहे तो इसके मतलब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं गलती किया है। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन हो गया x + 3, तो यहां बच गया x और यहां बच गया +2, तो ये हो जाएगा x + 3 x + 2 = 0। अब आपको 2 पदों के रूप में, 2
गुणनखंडों के रूप में ये पूरा समीकरण प्राप्त हो गया। यदि x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो गया -3। यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो गया -2। आपके समीकरण के जो दोनों मूल हैं वो दोनों मूल अर्थात समीकरण के दोनों मूल -3 कामा -2 होंगी। इतनी चीजें स्पष्ट होंगी आपको जो हमने बताया कि सबसे पहले गुणनखंड विधि आपको पढ़नी है, गुणनखंड विधि पे ध्यान देना है। गुणनखंड विधि में आपको हमने बता दिया, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, इसको आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आप ध्यान देंगे, अगर लास्ट में प्लस है, अंतिम में प्लस है, अंतिम वाले सबसे लास्ट वाले पद के सामने अगर प्लस है तो आपको जोड़ के लाना है, और अगर सबसे लास्ट वाले पद के पास माइनस है तो आपको घटा के लाना है। अब आपको घटा के लाना है -11 और गुणा करके लाना है 6 गुणे 10, 6 दाम 60 लाना है। आपको गुणा करके लाना है 60 और घटा के लाना है 11। तो हम संख्या लेंगे 6x² माइनस, यहां लिखेंगे 15 - 4, 15 में से 4 जाएगा 11 और 15 चौके 60। तो 15 - 4x - 10 बराबर 0। ये हो जाएगा 6x² माइनस 15x माइनस माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा, प्लस हो जाएगा 4x और -10 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन हो रहा है 3x, तो 3x कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 2x - 5। इन दोनों में कॉमन हो रहा है 2, तो 2 कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा 2x - 5 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ गया 2x - 5, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3x + 2 इक्वल टू 0। यदि 2x - 5 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा 5/2। और दूसरे ब्रैकेट पे चलेंगे, यदि 3x + 2 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -2 और x इक्वल टू हो जाएगा -2/3। अब ध्यान देंगे, ये भी एक समीकरण है, अर्थात दोनों मूल, समीकरण के दोनों मूल 5/2 कामा -2/3 होंगे। फिर से ध्यान देंगे, 6x² माइनस 11x माइनस 10 बराबर 0। आपको गुणा करके लाना है 6 दाम 60 और घटा के लाना है 11। 15 में से 4 जाएगा 11 और 15 चौके 60। आपको फैक्टर कर देना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने पे एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 5 और दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा 3x + 2। अब आपको समीकरण का 2 फैक्टर मिल गया है। यदि पहला फैक्टर 2x - 5 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2। और यदि 3x + 2 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2/3। आपके समीकरण के दोनों मूल ज्ञात हो चुके हैं। एक मूल है 5/2 और दूसरा मूल है -2/3। ये आपका गुणनखंड विधि है। अब आप गुणनखंड विधि में किसी भी तरीके का सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, रूट वाला क्वेश्चन हो, बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है कि आपको जोड़ना कब है और घटाना कब है। जब यहां लास्ट में प्लस है तो आप समझ लीजिए कि जोड़ के लाना है, जब यहां लास्ट में माइनस है तो आप समझ लीजिए घटा के लाना है। क्लियर है एकदम? हाँ भाई बताओ तुम लोग क्लियर है? चलिए, तो इतनी चीजों को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे द्विघात समीकरण के विषय में हमने आपको बताया कि भाई द्विघात समीकरण का कभी कभी पूछा था मानक रूप किसे कहते हैं, तो ax² + bx + c = 0 के रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है, और ax² + bx + c बराबर 0 को मानक रूप कहा जाता है। परंतु a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। और यदि समीकरण में केवल द्विघात का पद हो, एक घात का पद ना हो, तो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे x² - 49 बराबर 0, x² - 4 बराबर 0, 9x² - 16 बराबर 0। इस टाइप के जितने भी समीकरण है ये सब है शुद्ध द्विघात समीकरण। और यदि समीकरण में
द्विघात तथा एक घात दोनों के पद हों तो उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये सभी मिश्र द्विघात समीकरण है। अच्छा, कभी पूछा जाता है कि भाई समीकरण के मूल क्या होते हैं, तो वे मान, यक्स के वे मान या अज्ञात चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करें, समीकरण के मूल कहलाते हैं। और द्विघात समीकरण है तो उसके कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि भाई पहला तो ये पूछता है, किसी टाइप का क्वेश्चन दे देगा कि एक शुद्ध द्विघात समीकरण का क्वेश्चन दे देगा कि इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए शुद्ध द्विघात समीकरण का हमने आपको बता दिया है कि शुद्ध द्विघात समीकरण को सॉल्व करना बहुत आसान है। पक्षांतर करके और उसके बाद x की वैल्यू निकाल लिया जाए, वही शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। और अगर मिश्र द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है तो इसकी 3 विधियां हैं, जिनमें से सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य विधि। परंतु हम सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से आपके 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दे दिए हैं, इसमें सॉल्व करके आपको दिखा दिया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो आपको जोड़ के लाना है 5 और गुणा करके लाना है 6। 3 2 5 और 3 दूनी 6, पूरा फैक्टर हुआ है। पहले ब्रैकेट को बराबर 0 रख देंगे, एक्स की एक वैल्यू मिलेगी। दूसरे ब्रैकेट को बराबर 0 रख देंगे, एक्स की दूसरी वैल्यू मिलेगी। और एक्स की यही दोनों वैल्यू जो होंगी, ये जो है समीकरण के दोनों मूल होंगे। एक समीकरण ये सॉल्व किया गया है, आपको गुणा करके लाना है 6 धाम में 60 और घटा के लाना है 11, तो 6x स्क्वायर। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि 60 कैसे लाना है भाई, इसको और इसको अगर आगे कोई पद है तो उसको अंतिम वाले पद से पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुणा करने पे उतना ही लाना रहता है। तो ये 6 गुणे 10, 6 धाम 60 लाना है, गुणा करके आपको लाना है 60 और घटा के लाना है 11। 15 माइनस 4, 15 में से 4 जाएगा 11 और 15 चौके 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहां पे 3x कॉमन करेंगे, आ जाएगा 2x माइनस 5, यहां 2 कॉमन करेंगे, 2x माइनस 5 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो गया 2x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2। और यदि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2/3। अब आपके इस समीकरण के दोनों मूल जो होंगे वो 5/2 और -2/3 होंगे। इनको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए और इस पे आधारित कुछ हम आपको आज गुणनखंड विधि से करने के लिए क्वेश्चन दे दें, वो गुणनखंड विधि से करके देखिए। उसके बाद रह गई पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि, इसको आपको दूसरे वीडियो में बता दिया जाएगा। आज इतना ही ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चन आपको अगर ये ऊपर वाला नोट डाउन कर लिए हो तो इसको मिटा के क्वेश्चन दे दिया जाए, कर दिया जाए। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ये, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण होगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तीसरा है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0।
ये आपको तीनों समीकरण सॉल्व करके जो है होमवर्क के साथ जो है तैयार रखना है। और आपको गुणनखंड विधि बता दिया गया है, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से गुणनखंड विधि हो या पूर्ण वर्ग विधि हो या श्रीधराचार्य विधि हो, सभी इंपॉर्टेंट है। समीकरण का मानक रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ध्यान देके पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।